और महिला दिवस के दिन चाय पर चर्चा कर रहे हैं मोदी। चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं। क्योंकि भारत के भाग्य के निर्माण में चुनाव प्रक्रिया का बहुत बड़ा महत्व है और चुनाव प्रक्रिया में बहनों की भूमिकाएं, महिलाओं की भूमिकाएं जितनी व्यापक होगी, जितनी असरकारक होगी, उतना ही आगे का रास्ता ज्यादा अनुकूल होगा। और इसलिए मैं आज इस माध्यम से सबसे आग्रह करता हूं कि अवश्य ही 9 मार्च का उपयोग मतदाता जागृति के लिए, मतदाता रजिस्ट्रेशन के लिए एक व्यापक रूप में हो, उसमें भी महिलाएं अग्रिम पंक्ति में रहें। आज भी वोटर संख्या में बहुत स्थान ऐसे हैं कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं के वोटर रजिस्ट्रेशन कम है। 2%, 3% की मार्जिन, वो भी तो मिटना चाहिए। उसके लिए जागृति ही बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है और उसको हमें करना चाहिए। अब मुझे ज्यादा कुछ कहना नहीं है, महिलाओं से सुनना है, उनके सवाल मुझे समझ रहे हैं। मेरे पास कुछ जानकारी होगी तो मैं देने का प्रयास करूंगा। मैं एंकर से अनुरोध करता हूं कि वो सवालों का सिलसिला शुरू करें। चलिए हम अपना पहला प्रश्न लेते हैं और इलाहाबाद चलते हैं। वहां पे काफी भीड़ जुटी हुई है, बहुत इंतजार किया है उन्होंने मिस्टर मोदी का, और अब मोदी जी उनके सवालों का जवाब देंगे। पहले हम चलते हैं इलाहाबाद। मोदी जी नमस्कार। मैं प्रयाग की सभी महिलाओं की तरफ से आपका अभिनंदन करती हूँ। आपने कई बार महिलाओं को होम मेकर से आगे निकल के नेशन बिल्डर बनने के लिए कहा है कि ये नेशन मेकर बने। ये किस प्रकार संभव है? आप प्रधानमंत्री बनने के बाद इसको कैसे लागू करेंगे, मैं ये जानना चाहती हूँ। ये शुरुआत इस बात से हो कि इतनी बड़ी संख्या में भाई पुरुष देख रहे हैं, उसकी जगह से आज तो कम से कम महिलाएं दिखाई दे। कैमरा के सामने सारे पुरुष वर्ग ने कब्जा कर लिया है। यही मानसिकता सबसे बड़ी समस्या है। होम मेकर से नेशन मेकर, हमारी नारी शक्ति कैसे बने। वैसे आज जो नारी की भूमिका है उसमें भी नेशन बिल्डिंग का बहुत बड़ा काम हो ही रहा है, इसका हम इनकार नहीं कर सकते। जिस मां ने छत्रपति शिवाजी को जन्म दिया होगा, जिस मां ने अब्दुल कलाम को जन्म दिया होगा, जिस मां ने सचिन तेंदुलकर को जन्म दिया होगा, जिस मां ने ऐसी सक्षम हमारी बेटियों को जन्म दिया, साहस करने के लिए अवसर दिया, उन माताओं ने भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है, एक जो सबसे बड़ा संकट मैं हमेशा अनुभव करता हूं वो है भेदभाव। सारी समस्याओं के जड़ में है भेदभाव। परिवार में भी बेटे की तरफ देखने का दृष्टिकोण एक, बेटी की तरफ देखने का दृष्टिकोण दूसरा। बगल के गांव में पढ़ने के लिए जाना है, बेटा है तो हाँ बेटा जाओ, बेटी है नहीं नहीं बेटा दूसरे गांव में तुम मत जाओ। ये जो एक फियर साइकोसिस भी है, एट द सेम टाइम भेदभाव भी है। इससे मुक्ति पाना, इसके लिए एक सामाजिक जागरण भी, अवसर भी
ये वातावरण बनाना बहुत आवश्यक है। समय की मांग है कि नारी के लिए कुछ चीजों के विषय में नो कॉम्प्रोमाइज एटीट्यूड होना चाहिए। जन्म लेने का स्वातंत्र आज नहीं है। आज हम सेक्स रेशियो देखें तो कितनी पीड़ा होती है। उसको जन्म लेने का स्वातंत्र हो, उसको शिक्षा पाने का स्वातंत्र हो, उसको स्वस्थ रहने के लिए जो कुछ भी आवश्यक है उसको पाने का स्वातंत्र हो, शादी कब करनी उसका निर्णय करने का उसको स्वातंत्र होना चाहिए, परिवार कब बनाना उसका स्वातंत्र उसको मिलना चाहिए, परिवार कितना बड़ा बनाना, 2 बच्चे चाहिए, 3 चाहिए, 1 चाहिए, नहीं चाहिए, उसकी आवाज होनी चाहिए, उसको स्वतंत्रता होनी चाहिए, उसको कैरियर तय करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। हर चीज अगर उसकी किसी और पर डिपेंडेंट होगी तो वो परिणाम हम चाहते हैं वैसा नहीं मिलेगा। और इसलिए भेदभाव से मुक्ति कैसे मिले, और मैंने जैसे कहा फ्रीडम ऑफ बर्थ, फ्रीडम ऑफ एजुकेशन, ऐसी अनेक बातें हैं जिस पर अगर हम बल देते हैं तो हम इच्छित परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। एंकर कोई नेक्स्ट प्लेस। चलिए अब हम अगले सवाल के लिए चलते हैं। रांची से हमारे साथ मौजूद है कुछ लोग, वो काफी समय से इंतजार कर रहे हैं, काफी एंथुसियास्टिक लग रहे हैं सवाल पूछने के लिए। चलते हैं रांची। रोका हुआ है आप महिलाओं के लिए आपके पास क्या है? नमस्कार मोदी जी, मैं आपके पिछले सवाल से इस सवाल को कंटिन्यू कर रही हूँ। मेरा ये कहना है कि एजुकेशन और लिटरेसी जो है ये वुमेन एम्पावरमेंट के लिए 2 बहुत अहम पहलू हैं। और अब जहाँ इवन आफ्टर 60 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस हम लोग अभी भी 20% पुरुष से लिटरेसी के लेवल में हम अभी भी पीछे हैं, और झारखंड जैसा एक राज्य में इसका और भी ज्यादा प्रभाव है। तो इस पे क्या हम लोग कुछ कर सकते हैं? इस पे हम लोग कुछ और क्या कोई चर्चा कर सकते हैं, या इस पे हम कोई विशेष ध्यान दे सकते हैं क्या? आपने एक बहुत अहम सवाल पूछा है और आपकी चिंता से मैं 100% सहमत हूं। महात्मा गांधी कहा करते थे कि एक बेटा पढ़ता है तो एक व्यक्ति पढ़ता है, लेकिन अगर एक बेटी पढ़ती है तो 2 परिवार पढ़ते हैं, 2 परिवार शिक्षित होते हैं। और मुझे तो कभी कभी लगता है कि अगर नारी शिक्षित है तो न सिर्फ 2 परिवार, 2 पीढ़ी शिक्षित होती है। इतना इसका असर होता है, और इसलिए विमेन एजुकेशन पर हमने बहुत ही बल देना होगा। मैं जब नया गुजरात में मुख्यमंत्री बना तो गर्ल चाइल्ड एजुकेशन में हमारी हालत बड़ी खराब थी, बहुत पीड़ादायक थी। पहले वर्ष से हमने मन में ठान ली कि हम कुछ करेंगे। इतने साल हो गए, 10-12 साल हो गए मुझे, हर वर्ष 13, 14, 15 जून, जबकि मेरे यहां टेम्परेचर 45 डिग्री होता है, घर के बाहर निकलना मुश्किल होता है, मैं उन गांवों में जाता हूं जहां एजुकेशन कम है। सारे मेरे मिनिस्टर्स भी जाते हैं, सारे आईएएस आईपीएस अफसर भी जाते हैं, करीब हमारे 1000 लोगों की मेन टीम हम गांवों में जाते हैं। 3 दिन हम गांव में रहते हैं, और मैं गांव जाकर के कहता हूं कि मैं आज भिक्षा मांगने आया हूं, और भिक्षा में आप मुझे अपनी बेटी को पढ़ाने का वचन दीजिए, और मुझे आपकी बेटी उसको स्कूल ले जाऊंगा। ये मैं लगातार कर रहा हूं पिछले 12 साल से।
हमने इसको मिशन मोड पे करना पड़ेगा। एक बार मेरे साथ बड़ा विचित्र अनुभव आया। मैं द्वारिका के पास के गांव में गया था, तो सब महिलाएं आई थी। मैं कोई बच्चे को शिक्षा में पढ़ाने के लिए कोशिश कर रहा था, तो मैंने पूछा आप में से शिक्षित महिलाएं कितनी हैं, तो कई लोगों ने मुंडी नीचे कर दी। लेकिन 80-90 साल की 2-3 महिलाएं थी जिन्होंने हाथ ऊपर किया, हम पढ़ी लिखी हैं। मैंने कहा आप पढ़ी लिखी हैं और आपकी बहू अनपढ़, ऐसा क्यों? 40-45 साल की आपकी बहू अनपढ़ है और आप पढ़ी लिखी है। तो उन्होंने बड़ा मजेदार कहा, उसने कहा कि मेरा जो मायका है वो गायकवाड़ स्टेट का था, और हमारे यहां उस समय गायकवाड़ का जब राज था तो गर्ल चाइल्ड एजुकेशन कंपलसरी था, और अगर हमारे पिताजी नहीं पढ़ाते थे तो 1 पैसा दंड होता था। और इसलिए बोले हम 80-90 वाले हैं जो पढ़े लिखे हैं, लेकिन हमारी बहुएं जो हैं वो आजादी के बाद पैदा हुई है, वो अनपढ़ है। तो हमें जितना बल देना चाहिए, कुछ चीजें ऐसी, जब मैं गुजरात में मेरा अपना अनुभव शेयर करता हूं, मैंने देखा कि भाई बच्चियां 3री-4थी कक्षा में आके स्कूल छोड़ क्यों देती है, पढ़ना छोड़ क्यों देती है। ध्यान में आया कि बेटी 3-4 साल की उम्र 3री-4थी कक्षा में आती थी, काफी पुरुष की जैसा नहीं होता उसका, बड़ी समझदार और तेज होती है, उसको समस्याएं समझ आती थी। ध्यान में आया कि बच्चियों के लिए अलग टॉयलेट नहीं होने के कारण वो बच्चियां स्कूल छोड़ देती थी। अब ये छोटी छोटी चीजें हैं, अगर इस पर हम ध्यान दें, और मैंने तो गुजरात में एक बड़ा अभियान चलाया टॉयलेट बनाने का स्कूलों में बच्चियों के लिए अलग, उसका हमें परिणाम भी मिला। और इसलिए एजुकेशन में, दूसरा एजुकेशन में भी हमने और भी अवसर देने चाहिए। सिर्फ उसको लिखना पढ़ना आ जाए इतना इनफ नहीं है, उसको स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए, उसको टेक्निकल एजुकेशन के लिए प्रमोट करना चाहिए। शायद रिसर्च के फील्ड में अगर महिलाएं एंट्री करें, यहां है, रिसर्च के फील्ड में महिलाएं एंट्री करें, अद्भुत परिणाम दे सकती है। वो इतना फोकस और इतना फोकस एक्टिविटी करने की उनकी आदत होती है, एक नई पीढ़ी को बहुत कुछ दे सकती है। यानी सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन नहीं, लिटरेसी नहीं, और भी बहुत चीजों पर फोकस करके अगर हम बल दें, उनके लिए कुछ सुविधाएं भी विकसित करें, ऑनलाइन एजुकेशन का भी हम प्रयास करें। जो 40 पार कर गई हैं लेकिन पढ़ नहीं पाई हैं, उनके लिए भी हम महिलाओं को जोड़ेंगे। नहीं, ठीक है, आपको कैसा लगता है, आपके परिवार में कोई मां अनपढ़ है तो क्या करोगे, ठीक नहीं, आप पढ़ाइए। तो किया, हमने एक बार जेल में देखा कि भाई जेल में कितने अनपढ़ लोग हैं, देखो, कोशिश की, तो और जो कैदी थे उन्होंने भी जिम्मा लिया, औरों को पढ़ाना शुरू किया। यानी एक व्यापक रूप से वायरल इफेक्ट के साथ इस काम को हमने आगे बढ़ाना चाहिए। तो ये बात सरकार के तहत सिर्फ कानून बनाने से नहीं होती है, व्यवस्थाएं विकसित करनी होती हैं। और दूसरा विषय है क्वालिटी ऑफ द टीचर। हमारे देश में वो पहले डॉक्टर बनना चाहता है, फिर इंजीनियर बनना चाहता है, कुछ और बनना चाहता है, कुछ नहीं बनता है तो चलो यार टीचर बन जाओ। ये गिरावट नहीं आनी चाहिए। टीचिंग प्रोफेशन भी बहुत ही प्रतिष्ठा वाला है, ये किया जा सकता है अगर उस माहौल को हम पकड़ते हैं। टीचर्स ट्रेनिंग के लिए स्पेशल एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है तो बेस्ट टीचर भी हमें मिल सकते हैं। आज विमेन टीचिंग प्रोफेशन में बहुत बड़ी मात्रा में आ रही है और इसलिए अब सरल हो गया है। विमेन एजुकेशन को बल देने का एक सुविधा ये बड़ी है कि बहुत बड़ी मात्रा में प्राइमरी एजुकेशन में विमेन टीचर्स की संख्या बहुत बढ़ रही है। ये अपने आप में एक अच्छा सिम्टम्स है। इसको कैसे हम कोरिलेट करें, हमें परिणाम मिलेगा। चलिए अब सीधा चलते हैं हम साकेत दिल्ली, जहां पे लोग इंतजार कर रहे हैं अपने प्रश्नों को लेके। कोरिलेट करें, हमें परिणाम मिलेगा।
नमस्कार मोदी जी, मैं प्रेरणा शर्मा बोल रही हूँ सिलेक्ट सिटी वॉक मॉल साउथ दिल्ली से। मैं आपकी चाय पे चर्चा पे अभी ज्वाइन कर रही हूँ। Today I'd like to ask you a question about the safety and security of women in our country. पिछले कुछ सालों में हम देख रहे हैं कि महिलाओं के प्रति बलात्कार की बहुत सारी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं. Even though laws are in place, loads of things are being done, it's still not sufficient because every day we hear of women being raped or women being molested. So I'd like to ask you कि क्या इस समस्या का कोई ठोस समाधान है or do we as Indian women have to live in fear forever? Thank you. हर समस्या का समाधान होता है, इरादा चाहिए, नियत चाहिए। कुछ चीजें हैं जिसको हम रास्ते निकाल सकते हैं, जैसे हमारे देश में एनसीसी का नेटवर्क है। क्यों न हम तय करें कि एनसीसी नेटवर्क में 50% विमेन कैडेट होंगे ही होंगे। देखिए, माहौल बदलना शुरू होगा। पुलिसिंग में भर्ती उसके कारण बढ़ेगी। लीगल प्रोफेशन में जितनी ज्यादा मात्रा में विमेन आए, हमने कोशिश करनी चाहिए। उससे अवेयरनेस का लेवल बहुत बढ़ता जाएगा। दूसरा, पुरुषों के सामने ये बात आनी चाहिए, बार बार आनी चाहिए, और उनको हर पल कोई भी पुरुष पाप करता है तो हर पुरुष को उसकी शर्मिंदगी होनी चाहिए। आज क्या होता है, उसने किया, ये उसने किया, उसे नहीं चलेगा। पूरे पुरुष आलम को फील होना चाहिए ये मेरी बिरादरी वजह पाप कर रहा है। जहां तक ये हम सेंसिटाइज नहीं करते हैं, और कभी कभी जो बयानबाजी होती है उससे बड़ी पीड़ा होती है। कोई कपड़ों पे बोल देता है, कोई इधर बोल देता है। मुसीबत की जड़ जो है, उस मर्द के सामने आवाज उठनी चाहिए। उसको मर्द कहलाने का अधिकार नहीं है। दूसरा, बातों से नहीं होता है। देखिए कैसे देश को मिसगाइड किया जा रहा है। पिछले बजट में भारत सरकार ने निर्भया कह करके 1000 करोड़ रुपीस का बजट दिया विमेन सेफ्टी के विषय को लेकर के। आज मुझे दुख के साथ कहना है, मेरी जानकारी है 1000 करोड़ में से 1 रुपया खर्च नहीं हुआ है। इतना ही नहीं, इस बार फिर बजट में निर्भया के लिए 1000 करोड़ स्कीम में 1000 करोड़ दूसरा डाला, कुछ नहीं हुआ। इतना ही नहीं, अभी कुछ दिन मैंने पहले पढ़ा था, सचमुच मैंने इंक्वायरी नहीं की है, मैंने अखबार में पढ़ा था, विमेन के लिए 181 कॉल सर्विस शुरू की गई और कहते हैं कि वो बंद हो गई। क्यों बंद हो गई? तो वो जो कॉल सेंटर में काम करने वाले लोग थे, उनको सरकार ने पेमेंट नहीं किया। ये चीजें जो है बताती हैं कि भाई कितना नॉन सेंसिटिव एटीट्यूड है। ये क्या क्या तरीका है। हर पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी कैमरा क्यों ना हो। पुलिस थाने में महिलाएं आती हैं तो उनको रिस्पेक्टेबल व्यवस्था से उनके लिए अलग कमरे में बातचीत करने की। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मोदी चाय पर चर्चा महिलाओं के साथ कर रहे हैं, लेकिन निशाना यहां पर भी यूपीए पर साध रहे हैं। किस तरह से निर्भया फंड बनाया गया, 1000 करोड़ का इस्तेमाल नहीं किया गया, और साथ ही साथ वो हेल्पलाइन जहां पर तनख्वाहें तक नहीं दी गई और जो हेल्पलाइन लगभग ठप चल रही है इसी वजह से। और बहरहाल हमारी इस बड़ी खबर पर नजर बनी हुई है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, तुरंत लौट रहे हैं।